वेलकम टू द डिबेट। 19 जनवरी 1990 दुनिया के सबसे विवादास्पद और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरुओं में से एक ओशो पुणे के अपने आश्रम के एक बंद कमरे में मृत पाए जाते हैं। बाहर उनके हजारों अनुयायी रो रहे हैं, लेकिन अंदर उनके सबसे करीबी लोग एक डॉक्टर को बुलाकर उसे 3 घंटे तक कमरे के बाहर इंतजार करवाते हैं। मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी घोषित नहीं होती, कोई अस्पताल नहीं ले जाया जाता। बिल्कुल। और मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर बिना किसी स्वतंत्र जांच के आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो आज हम एक ऐसे रहस्य पर विमर्श करने जा रहे हैं जो सत्ता, लालच और अध्यात्म के उस अंधेरे कोने में छिपा है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर बिल्कुल मिट जाती है। आज का हमारा विषय है ओशो की मृत्यु के पीछे का वास्तविक कारण। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं उस पक्ष को रखूंगा जो मानता है कि ये एक सोची समझी हत्या थी। और नमस्कार, मैं आपकी को-होस्ट। मेरा नजरिया इससे थोड़ा अलग है। मैं मानती हूं कि एक प्राकृतिक मृत्यु और उसके बाद की गई भयानक अवसरवादिता का मामला था। देखिए, जब हम किसी आध्यात्मिक साम्राज्य के पतन को देखते हैं तो अक्सर हम उसमें एक हॉलीवुड थ्रिलर जैसी साजिश ढूंढने लगते हैं। ओशो का जीवन, चाहे वो जबलपुर से शुरू हुआ सफर हो या अमेरिका के ओरेगन में बसाया गया 60,000 एकड़ का रजनीशपुरम या फिर उनकी वो 93 रोल्स रॉयस, सब कुछ इतना असाधारण था कि लोगों को लगता है कि उनकी मृत्यु भी किसी भव्य साजिश का हिस्सा होनी चाहिए। और हमारा आज का मुख्य प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमता है। क्या ओशो की मृत्यु वास्तव में उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य का परिणाम थी, जिसके बाद उनके करीबियों ने महज घबराहट और लालच में आकर उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, या फिर यह एक हत्या थी? एग्जैक्टली। क्या ये उनके अपने ही इनर सर्कल, विशेषकर उनके निजी डॉक्टर अमृतो और फिनेंसर जयेश द्वारा अरबों डॉलर की संपत्ति और बौद्धिक संपदा को हथियाने के लिए रची गई एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो आज दशकों बाद भी प्रासंगिक है। और मेरा इस पर रुख बिल्कुल स्पष्ट है। घटनाओं का जो क्रम उस दिन और उसके बाद देखने को मिला वो महज कोई घबराहट या प्रशासनिक चूक नहीं थी। एक डॉक्टर को बाहर रोकना, मृत्यु का फर्जी कारण लिखवाना, ओशो की मां को अंधेरे में रखना और उसके तुरंत बाद अरबों की संपत्ति को फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर करना, ये सब एक सोची समझी हत्या और कॉर्पोरेट तख्तापलट का अकाट्य प्रमाण है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा मानना है कि ओशो पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे। मैं मानती हूँ कि उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ भी हुआ, वो अरबों का गबन हो या वसीयत की जालसाजी, वो एक बहुत बड़ा अपराध था। बिल्कुल, अपराध तो था। हाँ, लेकिन वो हत्या नहीं थी। वो एक ऐसे आध्यात्मिक समूहों के भीतर मची भयानक उथल-पुथल और अवसरवादिता का परिणाम था, जिसने देखा कि उनका भगवान जा रहा है और अब इस विशाल साम्राज्य को लूटने का दरवाजा बस खुल ही गया है। अच्छा, तो चलिए इस अवसरवादिता और बीमारी के तर्क को जरा करीब से देखते हैं। आप कहती हैं कि वे बीमार थे। मैं इससे इनकार नहीं करता कि ओशो को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। लेकिन 19 जनवरी की दोपहर को जो हुआ, उसके पीछे की कार्यप्रणाली, मतलब उस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गोकुल गोकानी, जो खुद ओशो के एक समर्पित अनुयायी थे, उन्हें दोपहर करीब 2 बजे एक इमरजेंसी कॉल आता है। सही है। उनसे कहा जाता है कि अपनी किट और अपना लेटर हेड लेकर तुरंत आश्रम आए। जब वे 2:15 बजे पहुंचते हैं तो अमृतो रोते हुए उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं कि ओशो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, गोकानी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। हाँ, उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन उनका शरीर अभी भी गर्म था। इसका सीधा सा मतलब है कि मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई थी। देखिए, आप यहाँ जो चित्र खींच रहे हैं वो एक सामान्य अस्पताल या एक आम परिवार के दृष्टिकोण से है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम एक आध्यात्मिक कम्यून की बात कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान और शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, कम्यून के नियमों से तो नहीं चलते ना। अगर एक व्यक्ति मर रहा है तो आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं, CPR देते हैं, न कि डॉक्टर को 3 घंटे दालान में बिठाकर इंतजार करते हैं। यहीं पर आप आध्यात्मिक अंध भक्ति के मनोविज्ञान को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं। अमृतो ने अपने बयानों में ये स्पष्ट किया था कि ओशो ने खुद मेडिकल हस्तक्षेप से मना किया था। इनर सर्किल के लिए
ओशो कोई सामान्य हार्ट पेशेंट नहीं थे। तो क्या थे? वे एक प्रबुद्ध गुरु थे, एक एनलाइटेंड मास्टर जो सचेत रूप से अपना शरीर त्याग रहे थे। उस 3 घंटे की देरी को आप एक क्राइम सीन को साफ करने के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमृतो और जयेश उस समय इस बात को लेकर घबराए हुए हों कि कम्यून को ये खबर कैसे दी जाए? ये तो वे एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जो शांत और पवित्र हो। उन्होंने डॉक्टर गोकानी को सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि कानूनी रूप से डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक पंजीकृत बाहरी डॉक्टर का लेटरहेड चाहिए था। उनका इरादा ओशो का इलाज करवाना था ही नहीं। मतलब ये स्पष्टीकरण बहुत ही सुविधाजनक है। अगर वे सिर्फ लेटर हेड चाहते थे तो वे गोकानी को मृत्यु के बाद यानी 5 बजे भी बुला सकते थे। उन्हें 2 बजे बुलाकर बाहर क्यों रखा गया? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि अंदर जो भी चल रहा है, चाहे वो कोई जहर अपना असर दिखा रहा हो या कोई और प्रक्रिया, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। और गोकानी से जबरदस्ती हृदय गति रुकना या हार्ट फेलियर लिखवाया गया ताकि पोस्टमार्टम ना हो सके। लेकिन ये कोई आध्यात्मिक विदाई नहीं थी, ये पुलिस और कानून से बचने की एक मास्टर क्लास थी। मुझे आपकी इस बात पर कड़ी आपत्ति है। आप जहर की बात कर रहे हैं तो चलिए उस पर गहराई से बात करते हैं। ओशो ने खुद 1985 में अमेरिका से निर्वासित होने के बाद बार बार ये कहा था कि अमेरिकी जेल में उन्हें थैलियम नामक धीमा जहर दिया गया था। हाँ, ये दावा तो उन्होंने किया था। क्या आप जानते हैं कि थैलियम कैसे काम करता है? ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ये धीरे धीरे इंसान के नर्वस सिस्टम को तबाह करता है। बाल झड़ने लगते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है। ओशो में ये सारे लक्षण मौजूद थे। लक्षण तो थे। उनका शरीर भीतर से टूट चुका था। जब एक व्यक्ति का शरीर पहले ही इतने गहरे स्तर पर विफल हो रहा हो तो उसे मारने के लिए किसी नए जहर या हत्या की साजिश की जरूरत ही क्या है? यह एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है जो आपने उठाया। अगर थैलियम उन्हें धीरे धीरे मार ही रहा था तो जयेश और अमृतो को हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर है समय, टाइमिंग और नियंत्रण। नियंत्रण? बिल्कुल। आप थैलियम के असर का इंतजार करते हुए अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते, खासकर तब जब साम्राज्य में दरारें पड़ रही हों और अन्य लोग सत्ता पर दावा कर सकते हों। उन्हें सत्ता का हस्तांतरण अपनी शर्तों पर, अपने समय पर चाहिए था। अच्छा। और इस नियंत्रण का सबसे बड़ा सबूत वो कहानी है जो उस बंद कमरे से बाहर आने के बाद घड़ी गई, द ड्रीम की कहानी। द ड्रीम, यानी वो दावा जो जयेश ने किया था कि ओशो ने अपना सपना उनके नाम कर दिया है। एग्जैक्टली। उस बंद कमरे में 3 घंटे बिताने के बाद अमृतो और जयेश बाहर आते हैं और इनर सर्कल के 21 सदस्यों को बुलाते हैं। जयेश दावा करता है कि ओशो ने मृत्यु से ठीक पहले उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मैं अपना सपना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। हाँ। अब इस कहानी की असलियत समझने के लिए हमें उस कम्यून की तकनीकी व्यवस्था को समझना होगा। पुणे आश्रम में ओशो के जीवन का हर एक सेकंड रिकॉर्ड किया जाता था। उनके उठने बैठने से लेकर उनके प्रवचन, यहां तक कि उनके बाथरूम जाने का रास्ता भी वीडियो कैमरों से लैस था। उनके पास दुनिया की सबसे उन्नत मीडिया टीम थी। हाँ, वो तो था। फिर भी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का, जब एक विश्व प्रसिद्ध गुरु अपना साम्राज्य और उत्तराधिकारी चुन रहा है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, यहां तक कि कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, मैं मानती हूं कि ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कैमरों से घिरा रहता था, उसका अंतिम संदेश बिना किसी रिकॉर्डिंग के आना संदेह तो पैदा करता है। संदेह नहीं, यह स्पष्ट करता है कि वो कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। वे उस कमरे के अंदर कोई आध्यात्मिक विदाई नहीं दे रहे थे। वे यह तय कर रहे थे कि इस विशाल सत्ता को बिना किसी विरोध के कैसे हथियाया जाए। लेकिन आप फिर से इसे एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम की तरह देख रहे हैं। ज़ेन और अन्य पूर्वी दर्शनों में आध्यात्मिक गुरु अक्सर अपना सबसे गहरा ज्ञान या अपनी सत्ता सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने नहीं सौंपते। अच्छा। हाँ, ये माइंड टू माइंड ट्रांसमिशन या एक बेहद गुप्त प्रक्रिया मानी जाती है जो केवल सबसे विश्वस्त शिष्य के साथ होती है। क्या आप सच में मानती हैं कि ओशो, जो हर बात को दुनिया के सामने रखना पसंद करते थे,
अचानक इतने गुप्त हो गए? मैं ओशो के गुप्त होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कम्यून की मानसिकता की बात कर रही हूँ। आप पूछ सकते हैं कि इनर सर्कल के उन 21 लोगों ने बिना किसी वीडियो सबूत के जयेश की बात कैसे मान ली? हाँ बिल्कुल, कैसे मान ली? यह एक कल्ट या भारी आध्यात्मिक प्रभाव वाले समूह का क्लासिक लक्षण है। ऐसे समूहों में अगर आप गुरु के सबसे करीबी व्यक्ति जैसे कि जयेश पर संदेह करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गुरु के फैसले पर ही संदेह कर रहे हैं। कोई भी शिष्य उस समय यह कहकर अपनी आध्यात्मिक अयोग्यता साबित नहीं करना चाहता था कि मुझे सबूत चाहिए। जयेश ने इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाया। मैं फिर कहती हूँ, यह सत्ता हथियाने की एक चाल जरूर थी, लेकिन यह साबित नहीं करता कि उन्होंने ओशो का गला घोंटा था या उन्हें जहर दिया था। मैं आपके इस मनोविज्ञान के तर्क को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या यह तर्क उस वित्तीय लूट को सही ठहरा सकता है जो इसके तुरंत बाद शुरू हुई? वित्तीय लूट? अगर हम ये मान भी लें कि कोई वीडियो ना होना महज एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, तो ओशो की मृत्यु के तुरंत बाद जो शेल कंपनियां बनाई गईं, उनका अध्यात्म से क्या लेना देना था? मैं वित्तीय घोटालों से इनकार नहीं कर रही, लेकिन आपको उस घोटाले के स्तर को समझना होगा। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। ओशो के पुराने और बेहद करीबी शिष्य योगेश ठक्कर ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो जो तथ्य सामने आए वो होश उड़ाने वाले थे। ओशो की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझिए। उनके प्रवचनों के हजारों घंटों के टेप, उनकी सैकड़ों किताबें जो दुनिया की 60 से ज्यादा भाषाओं में छपती हैं, और दुनिया भर में चलने वाले ओशो ध्यान केंद्रों से आने वाली रॉयल्टी, ये सब मिलाकर हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू पैदा करता है। और ये पैसा ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को जाना चाहिए था। बिल्कुल, जो कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट था। लेकिन जयेश और अमृतो ने क्या किया? उन्होंने यूरोप और अमेरिका में 20 से ज्यादा शेल कंपनियां खड़ी की। हाँ, टैक्स हेवन देशों में। ये ऐसी फर्जी कंपनियां होती हैं जिनका जमीन पर कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ पैसे को एक देश से दूसरे देश में छिपाने और टैक्स से बचने के लिए कागजों पर बनाई जाती हैं। इन शेल कंपनियों के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए का गबन किया गया। ओशो के कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क को निजी विदेशी कंपनियों के नाम कर दिया गया। और ये सब करने के लिए उन्हें कानूनी अधिकार चाहिए था। एग्जैक्टली। और यहीं पर उनकी चोरी पकड़ी जाती है। 2013 में जब भारत में कानूनी शिकंजा कसने लगा, तो जयेश ने यूरोप की एक अदालत में अचानक ओशो की एक वसीयत पेश कर दी। 23 साल बाद? हाँ। और जब उस वसीयत की फोरेंसिक जांच हुई, तो वो 100% जाली निकली, फोर्ज्ड थी वो। ओशो के हस्ताक्षर किसी दूसरे दस्तावेज से कॉपी पेस्ट किए गए थे। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग अरबों रुपए लूटने के लिए यूरोपीय अदालतों में जाली वसीयत पेश कर सकते हैं, फर्जी कंपनियां बना सकते हैं और ओशो की सगी मां तक को उनकी मृत्यु के समय उनसे मिलने नहीं देते, क्या वे लोग उस साम्राज्य को हथियाने के लिए एक बीमार आदमी को समय से पहले मौत की नींद नहीं सुला सकते? आपका ये सवाल बहुत जोरदार है और मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस पूरी तस्वीर को देखकर हत्या का ही निष्कर्ष निकालेगा। तो फिर आप क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि मुझे यहाँ एक रूपक, एक मेटाफर का उपयोग करने दीजिए। मान लीजिए कि ओशो का वो कम्यून और उनका स्वास्थ्य एक डूबता हुआ जहाज था। अच्छा। ओशो, जो उस जहाज के कप्तान थे, अपने गिरते स्वास्थ्य, थैलियम के प्रभाव और उम्र के कारण मर रहे थे। जहाज डूब रहा था। अब जयेश और अमृतो जैसे लोगों ने जहाज को बचाने या बाकी यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बजाय सबसे पहले जाकर लाइफ बोट्स पर कब्जा कर लिया। लाइफ बोट्स मतलब बैंक अकाउंट्स? हाँ, बैंक अकाउंट्स और कॉपीराइट्स। उन्होंने खजाना लूटा और भागने की तैयारी कर ली। और आप कह रही हैं कि ये सिर्फ अवसरवादिता है? जी हाँ, एक डूबते जहाज से खजाना लूटना और लाइफ बोट पर कब्जा करना एक बहुत बड़ा अपराध है, एक नीच हरकत है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जहाज में छेद भी उन्हीं लोगों ने किया था। जहाज अपनी प्राकृतिक मौत मर रहा था। 1990 में जब ओशो की मृत्यु हुई, तब जयेश ने उसकी स्थिति का फायदा उठाया। अगर उन्होंने 1990 में ही हत्या की इतनी पक्की साजिश रची होती, तो वे 23 साल तक बिना वसीयत के काम क्यों चलाते? 2013 में जाली वसीयत बनाना ये दिखाता है कि जब वे कानूनी रूप से फंसने लगे, तब उन्होंने घबराहट में दस्तावेज गढ़े। क्रिमिनल लॉजिक ये कहता है कि अगर ये एक सोची समझी हत्या होती, तो वसीयत और दस्तावेज पहले दिन से तैयार होते।
लालची होना और हत्यारा होना, दोनों की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपका ये डूबते जहाज का रूपक बहुत रचनात्मक है, लेकिन ये जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता, क्योंकि इस जहाज पर केवल ओशो ही नहीं मरे थे। क्या आपको माँ प्रीम निर्वाणो याद है? बिल्कुल, क्रिस्टीना वुल्फ। वे ओशो की सबसे करीबी अनुयायी और उनकी प्रेमिका थीं। हाँ, और ओशो की मृत्यु से ठीक 41 दिन पहले उसी पुणे आश्रम में निर्वाणों की बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वे वो महिला थीं जो ओशो के स्वास्थ्य, उनकी दवाइयों और उस इनर सर्कल की हर गंदी राजनीति को अंदर से जानती थीं। और उनकी मौत के बाद क्या होता है? कोई पुलिस जांच नहीं, कोई विस्तृत पोस्टमार्टम नहीं, उनका भी अंतिम संस्कार अत्यंत जल्दबाजी और गुप्त तरीके से कर दिया जाता है। देखिए, क्या ये भी आपके डूबते जहाज का एक प्राकृतिक हादसा था? 41 दिन के भीतर आश्रम के 2 सबसे प्रमुख लोग रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं, दोनों का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार होता है, और उसके बाद सत्ता और 800 करोड़ रुपए जैश के हाथों में आ जाते हैं। ये महज इत्तेफाक या अवसरवादिता नहीं है, ये उन लोगों को रास्ते से हटाने का एक क्रूर अभियान था जो जैश के रास्ते में खड़े हो सकते थे। निर्वाणों की मृत्यु इस पूरे प्रकरण का सबसे स्याह और परेशान करने वाला हिस्सा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ये निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा करता है कि कम्यून का आंतरिक ढांचा कितना विषाक्त, मतलब टॉक्सिक हो चुका था। विषाक्त या जानलेवा, दोनों हो सकता है। कम्यून के अंदर सत्ता का जो संघर्ष चल रहा था वो बहुत भयानक था। निर्वाणु अवसाद में थी, डिप्रेशन में थी, ये बात भी कई लोगों ने कही है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी मौत की जांच नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन हमें 2 अलग अलग घटनाओं को एक ही साजिश के धागे से जबरदस्ती नहीं बांधना चाहिए। निर्वाणों की मौत शायद आत्महत्या हो, या शायद उन्हें सच में रास्ते से हटाया गया हो, लेकिन इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि ओशो की मौत भी उसी तरीके से हुई थी। हमें याद रखना चाहिए कि ओशो की मां ने जब ओशो का शव देखा तो नीलम से कहा था कि नीलम, इन्होंने उसे मार दिया। लेकिन क्या एक शोक संतप्त मां का पहला बयान, जो अपने बेटे को इस तरह देख रही है, फॉरेंसिक सबूत माना जा सकता है? फॉरेंसिक सबूत तो मिटा दिए गए थे ना? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ये भावना है, तथ्य नहीं। मैं आज भी तथ्यों के आधार पर यही कहूंगी कि ओशो की मौत उनके टूटते शरीर और थैलियम के पुराने प्रभाव का नतीजा थी। जो लोग उस कमरे में थे वे हत्यारे नहीं, बल्कि गिद्ध थे जो एक मरते हुए शेर के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे उसके साम्राज्य को नोच सकें। आप उन्हें गिद्ध कह रही हैं और मैं उन्हें शिकारी कह रहा हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन मेरे विचार से जब आप साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई बिखरी हुई घटनाएं नहीं हैं। आप खुद देखिए, निर्वाणों का रहस्यमयी अंत, फिर ओशो की अचानक मौत, डॉक्टर गोकानी को 3 घंटे तक बाहर रोकना ताकि शरीर पर किसी भी जहर के लक्षण छिप जाएं, मृत्यु का कारण झूठ लिखवाना, मां को दूर रखना, और फिर बिना किसी ऑडियो वीडियो सबूत के एक सपना गढ़कर सत्ता पर कब्जा कर लेना। और इस सब का अंतिम परिणाम क्या था? विदेशी शेल कंपनियां, जाली वसीयत और बौद्धिक संपदा का अरबों का घोटाला। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट है। उन्होंने हत्या की ताकि वे वित्तीय नियंत्रण हासिल कर सकें। ये एक आधुनिक इतिहास का सबसे सफल कॉर्पोरेट तख्तापलट था जिसे आध्यात्म का चोला पहनाया गया था। मैं आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की गहराई का पूरा सम्मान करती हूँ। आपने एक बहुत ही मजबूत और तार्किक नैरेटिव पेश किया है, लेकिन मेरी दृष्टि में मानवीय स्वभाव अक्सर फिल्मों की तरह इतना सीधा और सुनियोजित नहीं होता। तो कैसा होता है? अक्सर अपराध परिस्थितियों के घालमेल और अचानक मिले अवसरों से जन्म लेते हैं। ओशो का कम्यून एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां अध्यात्म और चरम भौतिकवाद आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे। 19 जनवरी 1990 को जो हुआ उसे मैं ओशो के गिरते स्वास्थ्य और उस कम्यून की अव्यवस्था का चरमोत्कर्ष मानती हूँ। जब एक करिश्माई और शक्तिशाली नेता बिना कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी छोड़ गिरता है तो उसके आसपास के लोग घबराहट में अंधे हो जाते हैं और फिर लालच उन पर हावी हो जाता है। उस दिन की जल्दबाजी, वह 3 घंटे की देरी और वह गुपचुप अंतिम संस्कार, ये सब एक साम्राज्य के अचानक बिना भगवान के रह जाने की अफरा तफरी का परिणाम था। उन्होंने जो किया वो अनैतिक था, गैरकानूनी था, लेकिन मुझे लगता है कि हर वित्तीय अपराध की शुरुआत हत्या से नहीं होती।
यह स्पष्ट है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि ओशो का कम्यून जितना बाहर से ध्यान, शांति और संन्यास का केंद्र दिखता था, अंदर से वो सत्ता, संपत्ति और महत्वाकांक्षाओं की एक बेहद जटिल और खतरनाक भूल-भुलैया था। बिल्कुल, वो एक ऐसा प्रयोग था जिसने इंसान की सबसे ऊंची संभावनाओं और सबसे नीची प्रवृत्तियों दोनों को एक साथ उजागर कर दिया। और शायद यही कारण है कि ये विमर्श आज भी इतना प्रासंगिक और आवश्यक है। हमारी ये चर्चा किसी एक अंतिम और सर्वमान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, लेकिन यह आप सभी श्रोताओं को ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि इस रहस्य के पीछे असल सच्चाई क्या है। क्या यह मानवीय लालच का सबसे क्रूर चेहरा था जिसने अपने ही भगवान की हत्या कर दी, या फिर यह एक बीमार गुरु के अंतिम क्षणों का फायदा उठाने वाले कुछ बेहद अवसरवादी और चतुर शिष्यों की कहानी है? सही कहा। इस विषय पर अभी और भी कई पढ़ते हैं, जैसे उस समय अमेरिकी सरकार का दबाव, इनर सर्कल की आंतरिक राजनीति और वो जाली वसीयत जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया, जिन पर हम भविष्य में और गहराई से विचार कर सकते हैं। जब हम इंसान के मनोविज्ञान, धर्म और इतने बड़े वित्तीय सत्ता तंत्र के बीच के संबंधों को देखते हैं, तो सच्चाई अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो ग्रे के कई शेड्स में छिपी होती है। बिल्कुल। जब हम इस तरह के जटिल मामलों की पड़ताल करते हैं, तो कोई भी सीधा जवाब या कोई भी एक मेडिकल रिपोर्ट हमें पूरी सच्चाई नहीं बता सकती। हम केवल उन लक्षणों को देख सकते हैं जो पीछे छूट गए हैं: लालच, जल्दबाजी, जाली दस्तावेज और बंद कमरों के अनसुलझे रहस्य। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, और उस बंद कमरे में 19 जनवरी 1990 की दोपहर को असल में क्या हुआ था, ये आज भी ओशो की उन चिताओं की राख में कहीं गहराई में छुपा हुआ है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम ये सवाल आपके विचार और आपकी अपनी समझ के लिए छोड़